हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो बिंदु है आज उसको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हाल ही में परीक्षा पैट की होने वाली है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा अपना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैट एग्ज़ाम की। तो पैट एग्ज़ाम के लिए डेट कंफर्मेशन हो चुकी है और इसके लिए आप लोगों को तैयारी में जुट जाना चाहिए। ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। दोस्तों, आज मौर्य साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। दोस्तों, घनानंद के राजदरबार में चाणक्य महोदय थे पहले से ही, परंतु घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया था, जिस वजह से घनानंद को उन्होंने कहा कि मैं तुझे इस गद्दी से उतार फेंकूंगा और इस पर एक योग्य व्यक्ति को स्थान दिलाऊंगा। तो चाणक्य खोज पर निकल चुके थे और उन्होंने अपने इस राज्य के लिए एक योग्य राजा चुनने का फैसला लिया था। तो उन्होंने इस लड़के को देखा जो कि चंदू नाम से था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रयास किया, काफ़ी इसको संघर्ष में देखा और संघर्ष रत इसको करने के बाद इसको योग्य बनाया और इसको घनानंद के सम्मुख खड़े होने की शक्ति, ज्ञान और क्षमता प्रदान की। आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया चाणक्य की मदद से और चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। अब चाणक्य के बारे में कहा जाए तो चाणक्य काफ़ी विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। नाम है अर्थशास्त्र, परंतु राजनीति से संबंध रखती है यह पुस्तक। और चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार, युद्ध में जो संधि हुई थी उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उनके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मीन्स दैट कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म, भद्रबाहु गुरु जैनी गुरु थे उस समय जब इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सिकंदर के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। सिकंदर के दरबार में नहीं, ये शायद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था। यहाँ सिकंदर के स्थान पर थोड़ी सी गलती हुई है, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा यहाँ पर सिकंदर के दरबार में। तो यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया। एप्पियानस, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक है।
अमित्र मतलब दुश्मन या शत्रु, घात का मतलब जिस पर घात किया जाए, अमित्र घात यानी अमित्र पर घात करने वाला यानी शत्रु का विनाश करने वाला बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, डायमेकस जिसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, यह बिंदुसार के राजदरबार में एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस दोस्तों, एंटियोकस सीरिया का शासक था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए सर्वप्रथम सुसीम को भेजा बिंदुसार ने और फिर बाद में अशोक को भेजा। सुसीम अशोक का भाई था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। दार्शनिक भेजने की प्रार्थना का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो और राजा को दर्शन शास्त्र से संबंधित सलाहें दे सके। तो सीरिया के शासक से बिंदुसार ने ये 3 चीज़ें मंगवाई, मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। दोस्तों, अब बिंदुसार के बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक को माना गया है। अशोक को महान भी कहा गया है। हालांकि कलिंग युद्ध को अगर देखा जाए तो काफ़ी भयावह युद्ध था, जिसमें बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी। परंतु इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। तो देखते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अन्य जगहों पर, अन्य ग्रंथों में, अन्य पुस्तकों में अशोक का नाम दूसरा पाया गया है, जैसे देवानाम प्रिय। दोस्तों, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगातार 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। वो भयावह दृश्य देखकर, जिसमें जनहानि हुई बहुत, उसके बाद अशोक ने फैसला लिया कि वो आज के बाद कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। और उसने जगह जगह अपने लेख लिखवाए, शिलालेख, स्तंभलेख, इस तरह से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये लिपि हैं जो शिलालेखों पर लिखी गई हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। दोस्तों, जो शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं और गुहालेख हैं, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। इसमें हम केवल इतना जान पा रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में पाद्रेटी फैंतेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। जो शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख
पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति 1837 में इनको पढ़ने में सफल हुए थे अभिलेखों को। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नंबर 1, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। पहले ये कौशाम्बी में स्थित था लेकिन अकबर ने इसको वहाँ से इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रुम्यदेही है, जो कि जब अशोक ने राजस्व दर को घटाने की घोषणा की थी तो तब इसको स्थापित कराया गया था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो दोस्तों, अशोक के बारे में अभी जो जानकारी है वो बाकी रह गई है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। थैंक यू।